Hello, this is Avinash and I welcome you back to my YouTube channel इनारा, जहाँ पर हम क्या करते हैं, फिजिक्स को थोड़ा आसान बनाने की कोशिश करते हैं। अब आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं थर्मोमेट्री पे। अच्छा, ये थर्मोमेट्री का ना सेकंड लेक्चर है। इससे पहले भी मैंने क्या किया है, थर्मोमेट्री का एक लेक्चर अपलोड किया है। अब थर्मोमेट्री क्या होता था सर? थर्मोमेट्री होता है ब्रांच ऑफ साइंस जहां पर हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को मेजर करना सीखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सेकेंड लेक्चर में। अब इससे पहले वाले लेक्चर में ना मैंने आपको कन्वर्जन करना सिखाया था। एक स्केल का कन्वर्जन दूसरे स्केल में कैसे करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया था। इस वाले स्लाइड में, इस वाले वीडियो में हम क्या करेंगे, कुछ और ऐसे तरीके देखेंगे जिससे हम क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। तो कुछ और तरीके सीखने के लिए अपन क्या करते हैं, अब आपने ना पढ़ा होगा, आपने केमिस्ट्री में जरूर ऐसा पढ़ा होगा कि प्रेशर जो होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या आपने ये पढ़ा होगा कि वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो प्रेशर अगर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या वॉल्यूम अगर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो आप ना प्रेशर और टेम्परेचर का जब ग्राफ प्लॉट करने जाओगे ना, तो इनका रिलेशन कुछ ऐसा बनता है, प्रेशर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के इनटू टी प्लस सम कांस्टेंट सी। इसका क्या मतलब है कि प्रेशर और टेम्परेचर का अगर ग्राफ प्लॉट किया जाए तो एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा। अब स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ऐसा ही होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, यहाँ पे m के प्लेस में मैंने k रख दिया है। m मतलब p और t के बीच में ग्राफ बनाओगे तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के जैसा इक्वेशन बनेगा। अब ये सर P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये कहाँ से पता चला सर? तो ये तुमने चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ ऐसा कुछ नाम से केमिस्ट्री में पढ़ रखा होगा। नहीं पढ़ा है तो हम जब आइडियल गैस लॉ देखेंगे तो वहां पर हम ये सब क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, अभी के लिए आप इतना समझ लो कि प्रेशर जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर मुझे एक ऐसा थर्मोमीटर बनाना है या एक ऐसा अरेंजमेंट बताना है जो टेम्परेचर मेजर करे, तो हम क्या करेंगे, हम उसके करस्पॉन्डिंग प्रेशर फाइंड आउट कर लेंगे। टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग प्रेशर फाइंड आउट कर लेंगे तो हम यहां से भी क्या कर सकते हैं, एक थर्मोमीटर बना सकते हैं। कांस्टेंट प्रेशर थर्मोमीटर, कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मोमीटर, इस तरह के डिवाइसेस होते हैं। तो हम क्या करते हैं ना, क्वेश्चंस देखते हैं कि सर क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो क्वेश्चन ये बोला जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला जाएगा कि कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मोमीटर अगर हम बना रहे हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम को कांस्टेंट रखेंगे, ऐसा थर्मोमीटर जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मान लो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जब टेम्परेचर का वैल्यू 10 डिग्री सेल्सियस था तो लोगों ने देखा कि प्रेशर का जो वैल्यू है, प्रेशर का जो वैल्यू है वो है 280। प्रेशर को मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर में रख रहा हूं, मैं एक क्वेश्चन के हेल्प से ही समझाने की कोशिश करूंगा। फिर लोगों ने ये देखा कि जब टेम्परेचर को बढ़ाकर 20 डिग्री सेल्सियस कर दिया गया, जब टेम्परेचर को बढ़ा के 20 डिग्री सेल्सियस कर दिया गया, तो जो प्रेशर था वो था 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब अगर ये दो डेटा आपको बता दिया गया है, तब आपसे लोग क्या पूछेंगे कि अगर इस टेम्परेचर को बढ़ा करके 30 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए तो उसके करस्पॉन्डिंग प्रेशर कितना होगा, ये पूछ सकते हैं। या आपसे वाइस वर्सा भी पूछ सकते थे कि अगर कुछ प्रेशर गिवन है तो टेम्परेचर कितना होगा, ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते थे। अब सर अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो हमें ये पता है कि कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मोमीटर में वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, मतलब प्रेशर और टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम इस वाले इक्वेशन को यूज करेंगे। अब देखो, अगर मैं फर्स्ट वाले कंडीशन को यूज करूं, फर्स्ट वाले कंडीशन को अपने इक्वेशन में यूज करूं, तो मैं अपना इक्वेशन को ना ऐसा लिख सकता हूं, प्रेशर का वैल्यू कितना है 2, के कांस्टेंट है, मुझे वैल्यू नहीं पता के का क्या वैल्यू था, टेम्परेचर कितना है सर 10, और सी जो कांस्टेंट है उसका वैल्यू भी अपने को नहीं पता। ओके, नेक्स्ट में क्या है, ये जो प्रेशर है, प्रेशर का वैल्यू कितना है यहाँ पे, यहाँ पर प्रेशर है 5। नेक्स्ट वाले कंडीशन, कितने टेम्परेचर पे, तो जब टेम्परेचर का वैल्यू 20 है तब प्रेशर का वैल्यू 5 है प्लस सी। अब अगर आप इन दोनों को ध्यान से देखोगे तो आपके पास दो इक्वेशन है और यहाँ पर आपके पास दो वेरिएबल भी। तो सर दो इक्वेशन दो वेरिएबल तो सॉल्व करना बहुत ही आसान है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, इसको माइनस किया, इसको माइनस किया, इसको माइनस किया, क्या क्या कैंसिल हो जाएगा सर, प्लस सी से ये माइनस सी कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 में से 5 अगर आप माइनस करते हो तो -3 इज इक्वल टू 10 के माइनस 20 के, सॉल्व करेंगे अगर तो ये हो जाएगा माइनस में 10 के। इसको सिंप्लीफाई करने पर के का वैल्यू जो मिल रहा है सर, के का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 3 डिवाइडेड बाई 10।
अब आप बोलो, अगर आपको k का वैल्यू मिल चुका है, अगर आपको k का वैल्यू मिल चुका है, इस k के वैल्यू को ना किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो फर्स्ट वाले इक्वेशन में अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं तो 2 इक्वल्स टू k का वैल्यू कितना है सर? k का वैल्यू है 3 डिवाइडेड बाई 10। तो 3 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10 प्लस c। दिस 10 से ये जो 10 है वो गायब हो जाएगा अगर, तो यहाँ पर c का वैल्यू सॉल्व करने पर आ जाएगा -1। अब तुम खुद से सोचो कि अगर मेरे पास c का वैल्यू अवेलेबल है, मेरे पास k का वैल्यू अवेलेबल है, और मुझसे ये पूछा गया है कि 30 डिग्री सेल्सियस के करस्पॉन्डिंग प्रेशर कितना होगा, अगर मुझसे ये पूछा गया है, तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं ये जो रिलेशन था उस रिलेशन को यूज करता हूँ। रिलेशन क्या है? P इज इक्वल टू के टी प्लस सी। P इज इक्वल टू के टी प्लस सी। अब प्रेशर मुझे फाइंड आउट करना है। K का वैल्यू हमने फाइंड आउट करके रखा था, K का वैल्यू वाज 3/10। किस टेम्परेचर पे फाइंड आउट करने वाले हैं? तो टेम्परेचर था 30 डिग्री का था, आई थिंक टेम्परेचर था 30 डिग्री, बिल्कुल टेम्परेचर 30 है, तो यहाँ पर 30 पुट कर दिया, प्लस C का वैल्यू कितना है सर? C का वैल्यू है -1। तो ये 10 को अगर आप इससे सिंप्लीफाई करोगे तो ये 3 हो जाएगा, तो प्रेशर हो जाएगा 9 - 1, तो ये 8 atm के इक्वल आ जाएगा। अब जैसा क्वेश्चन मैंने प्रेशर में बनाया है ना, बिल्कुल सेम क्वेश्चन वॉल्यूम में भी बन सकता है। उसको क्या बोलेंगे? कांस्टेंट प्रेशर थर्मोमीटर। जहां पर प्रेशर कांस्टेंट है उस तरह के थर्मोमीटर को क्या बोलेंगे? कांस्टेंट प्रेशर थर्मोमीटर। अच्छा, ये तो सर हो गया एक तरह का क्वेश्चन। अब अगर मैं और भी थर्मोमीटर अलग अलग तरह के बताऊं ना, तो तुमने शायद ये सुन रखा हो, क्लास 10 में ऐसा पढ़ा होगा कि रेजिस्टेंस जो होता है वो भी सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। या अगर मैं और प्रिसाइज बोलूं तो ये जो रेजिस्टिविटी होती है ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। अब ना यहाँ पर भी एक रिलेशन चलता है। क्या रिलेशन होता है? रो एट एनी टेम्परेचर टी, रेजिस्टिविटी एट एनी टेम्परेचर टी इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अब रो टी क्या है? तो किसी भी गिवन टेम्परेचर में जो रेजिस्टिविटी होगा उसको हम रो टी बोल रहे हैं। रो नॉट मतलब इनिशियल टेम्परेचर जो भी गिवन है उसमें आप रो का वैल्यू पुट कर दो 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अल्फा जो है ना वो एक कोफिशिएंट है, जनरली ये सब वैल्यूज गिवन होते हैं। तो मान लो अगर क्वेश्चन में ऐसा बोला गया, यहाँ पे भी ना आप वैसे ही क्वेश्चन बना सकते हो। कैसे क्वेश्चन बना सकते हो? मान लो ये बोला गया, इसको सेम इक्वेशन को आप रेजिस्टेंस के टर्म्स में भी लिख सकते हो कि रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप अभी के लिए छोड़ दें, ये क्लास 12 में आप आराम से सीखेंगे। ठीक है, अच्छा मान लो क्वेश्चन कैसा आएगा सर? ये बोल देंगे कि एट टेम्परेचर इज इक्वल टू 10 केल्विन रेजिस्टेंस वाज 4 ओम, ऐसा बोल देंगे। ठीक है, फिर टेम्परेचर एट 20 केल्विन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 5 ओम, ये बोल दिया। तो फाइंड द टेम्परेचर व्हेन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज 10 ओम। ठीक है, अब तुम अगर देखोगे तो क्या क्या अननोन है। अगर मैं ये फॉर्मूले को यूज करने जाऊं तो गिवन कंडीशंस जो है हमारे पास, मान लो पहला वाला कंडीशन को मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता, तो मैं क्या करता? आर टी, टेम्परेचर एट एनी रेजिस्टेंस टी कितना है? 4 ओम का है। ठीक है, आर नॉट का वैल्यू सर मेरे को पता नहीं, तो मैं आर नॉट रहने देता यहाँ पर। 1 प्लस अल्फा का वैल्यू भी पता नहीं है सर। टेम्परेचर चेंज कितना हो रहा है? तो टेम्परेचर चेंज मतलब ये आर नॉट मतलब मैं ऐसा मान लेता हूँ कि ये 0 डिग्री सेल्सियस। तो चेंज इन टेम्परेचर कितना हो गया? चेंज इन टेम्परेचर यहाँ पर हो जाएगा 10 का, तो यहाँ पे 10 प्लेस कर दो। एक इक्वेशन बन गया आर नॉट और अल्फा का। उसी तरह इस वाले कंडीशन को यूज करना, आर नॉट और अल्फा का सेकंड इक्वेशन बन जाएगा। सॉल्व करने पर आपको आर नॉट और अल्फा का वैल्यू जैसे ही मिल जाएगा, तो थर्ड वाले कंडीशन के लिए इसमें पुट करना विद द वैल्यूज ऑफ आर नॉट एंड अल्फा। थोड़ा कैलकुलेशन होता है, थोड़ा अजीब सा कैलकुलेशन होता है, वो कैलकुलेशन सॉल्व करना एंड यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, तो ये था थर्मोमेट्री का लेक्चर 2।